हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। वी हैव स्टार्टेड क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज। ये वीडियो इस सीरीज़ की 5th वीडियो है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में इन टॉपिक्स पे आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड थिंग इज़ आपकी रिवीजन बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। और इन पर्टिकुलर अगर हम इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स आईएएस के प्रीलिम में पूछे गए थे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है जहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ एमसीक्यूज ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स अवेलेबल है। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली द फिनोमिना इज कॉल्ड। जब प्राइसेस कंटिन्यूअसली फॉल हो रही है उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम इन चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। नाउ पहला हमारे पास है इन्फ्लेशन। नाउ इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? Inflation refers to the rise in prices of most goods and services of daily or common use. Now, जो चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जब इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, जैसे फूड्स हो गया, क्लॉथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, इन सब की जो प्राइस है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, उससे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक, या आप दूसरे वर्ड्स में कहें राइज इन द जर्नल लेवल ऑफ प्राइसेस। एक कंटिन्यूसली एक जर्नल इंक्रीज हो प्राइस लेवल में जहां पे जो यूनिट ऑफ करेंसी इफेक्टिवली बाई लेस, जब यूनिट ऑफ करेंसी कम चीज़ें खरीदने लगे एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड। ओके, या हम सिंपल वर्ड में कहें जब करेंसी की, ठीक है, जो नेशनल करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर 2010 में आप 100 रुपीज़ की 4 नोटबुक खरीदते थे, लेकिन आज एट प्रेजेंट आप 100 रुपीज़ की सिर्फ एक नोटबुक खरीद पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपीज़ तो वैसे के वैसे ही है, बट उसकी जो परचेसिंग पावर है वो रिड्यूस हो गई है। वो किस वजह से रिड्यूस हो गई? ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस की वजह से। नाउ उसके बाद आता है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन जस्ट अपोजिट है इन्फ्लेशन का। जो चीज़ें इन्फ्लेशन में होती हैं उसका अपोजिट डिफ्लेशन में होता है। यहाँ पे डिफ्लेशन में एक जर्नल डिक्लाइन होता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, जो करेंसी की परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, यानी कि अगर 2010 में आप 100 रुपीज़ की 4 नोटबुक्स खरीदते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट आप उसी 100 रुपीज़ की 8 नोटबुक खरीद रहे हो। 100 तो वही है, बट ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइसेस, जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाएं तो जो करेंसी की पावर होती है, परचेसिंग पावर है, वो इंक्रीज हो जाती है। ओके गाइस, उसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन। नाउ स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जब ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी में हो जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो कर रही है, ग्रो कर रही है, ओके, और एट द सेम टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत हाई स्पीड से ग्रो कर रहा है। ओके, या आप ऐसे कह सकते हो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जब इकोनॉमी स्टैग्नेट है, ठीक है, रुकी हुई है, बट एट द सेम टाइम प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही हो। ओके, या सेकेंड वर्ड्स में आप कह सकते हो इन्फ्लेशन विद स्टैग्नेशन या इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रही है। नाउ दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन फर्स्ट टाइम यूज हुआ था इकोनॉमिक स्ट्रेस जब आया था यूनाइटेड किंगडम में 1960s में। ठीक है, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1970s में, जब बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज एक्सपीरियंस कर रही थी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है रिफ्लेशन। नाउ रिफ्लेशन इज अ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। रिफ्लेशन फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी है जिनको हम डिजाइन करते हैं टू एक्सपैंड आउटपुट। ठीक है, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए या स्पेंडिंग को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ताकि जो डिफ्लेशन है उसको हम खत्म कर सके। आप इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में याद रखोगे कि रिफ्लेशन जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, सेट ऑफ पॉलिसीज जिनसे हम डिफ्लेशन को खत्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये डी था, ऑप्शन था, मैंने ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास अब देखिए कंटिन्यूसली फॉल इन द प्राइसेस कहाँ होता है, वो डिफ्लेशन में होता है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, जब बहुत सारा पैसा फ्यू गुड्स को चेज कर रहा हो, द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। तो सबसे पहले डिफ्लेशन हम कट करेंगे, बिकॉज डिफ्लेशन होता है जनरल डिक्लाइन इन द प्राइस लेवल। उसके बाद आता है स्टैग्नेशन, ये होता है इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये भी कैंसिल हो गया। नाउ हमारे पास आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रही है, दैट इज इन्फ्लेशन हो रहा है डिमांड की वजह से। यानी कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है बट एट द सेम टाइम जो सप्लाई है वो उतनी इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि डिमांड बहुत इंक्रीज हो रही है बट सप्लाई रुकी हुई है, तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, वो प्राइसेस को इंक्रीज करता है ताकि वो जो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है वो रिड्यूस कर सके। जो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि सप्लाई इंक्रीज करिए, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है तो उस वजह से वो प्राइसेस इंक्रीज करता है, दैट इज डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसके बाद हमारे पास आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ जब हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, वेजेस, जब ये इंक्रीज हो रही हैं तो इस वजह से जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। जो हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से जो इन्फ्लेशन होता है दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ यहाँ पे बहुत सारा पैसा फ्यू गुड्स को चेज कर रहा है, इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है काजेस ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। नाउ इंडिया में इन्फ्लेशन के क्या काजेस है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। नाउ इंडिया में हमेशा डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, दैट इज एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा और रेवेन्यू कम कलेक्ट हो रहा है। ओके, इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ, दैट इज एग्रीकल्चर ग्रोथ यहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी एक काज है इन्फ्लेशन का। और इन एडुकेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारे पास एडुकेट राइज नहीं हो रहा है, ओके, प्रॉपर राइज नहीं हो रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, तो ये भी एक काज है। इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इन्फ्लेशन को हम किस बेस पे मेजर करते हैं, सबसे पहले जो मार्शल इंडेक्स है ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ पे मुझे मिस्टेक होगा। ठीक है, डी लिखना था, ए लिख दिया मैंने। नाउ देखिए हमारे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये क्या कहता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स जो मेजर करता है चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो मेजर करता है चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड, बट कहाँ पे करता है, होलसेल मार्केट में। ठीक है, उसके बाद आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, ये भी मेजर करता है चेंज इन प्राइस, बट कहाँ पे, कंज्यूमर में, कंज्यूमर गुड्स की। ठीक है, मतलब बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स मींस जो कि कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फूड्स हो गया, मेडिकल केयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए जो इन्फ्लेशन होता है ये मेजर होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिकॉज ओरिजिनल प्राइस जो पे करता है वो कंज्यूमर करता है। बिकॉज आपने देखा होगा होलसेल प्राइस और कंज्यूमर प्राइस में काफी डिफरेंस होता है। सो इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन फैक्टरल प्राइसेस। नाउ जब प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो किसकी वजह से, फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस मतलब जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, मतलब कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ओके, सो जब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उस वजह से हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टैगफ्लेशन। ना स्टैगफ्लेशन क्या होता है, अभी हमने बताया था आपको कि स्टैगफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट, या आप कह सकते हो इन्फ्लेशन विद स्टैग्नेशन, दैट इज इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट में है। तो दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमारे पास तीन ऑप्शन दिए, हमने इनको मैच करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन में रिड्यूस हो जाती है, दैट इज अगर पहले इन्फ्लेशन 5% इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, तो अब अगर 4% इंक्रीज हो रहा है, तो इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट
जो ग्रोथ हो रही थी वो थोड़ी डिक्रीज हो गई, तो इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, इसका मतलब ए मैच कर रहा है 3 के साथ, दैट इज ए मैच कर रहा है 3 के साथ। उसके बाद व्हेन देयर इज अ जर्नल फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, जब हमारे पास जो जर्नल फॉल मतलब प्राइसेस जो इंक्रीज कर रही थी अब वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, इसका मतलब बी फर्स्ट के साथ। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन विद राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन। नाउ इन्फ्लेशन भी हो रहा है और एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, तो उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। सो सी 2 के साथ। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमारे पास पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फिर है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। सबसे पहले इनको हम समझेंगे। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जैसे कि वर्ड है, रिंगता हुआ इन्फ्लेशन। ठीक है, जब इन्फ्लेशन हो रहा है बट स्लोली इंक्रीज कर रहा हो, इसका जो आमतौर पर हम यूज करते हैं 1 से 4% के बीच में जो प्राइसेस इंक्रीज कर रही है उनको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, और क्रीपिंग इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है, बिकॉज जब प्राइसेस थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही हो तो जो कस्टमर है वो ये सोचता है कि इन फ्यूचर प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो सारी डिमांड आज करता है। उस वजह से क्या होता है कि सप्लाई डिमांड इंक्रीज हो जाती है और जो प्रोड्यूसर है वो भी क्या करता है, सप्लाई को इंक्रीज करता है, दैट इज ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। उसके बाद आता है सेकंड में वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। अब थोड़ा इंक्रीज हो गया इन्फ्लेशन। ठीक है, पहले 1 से 4% के बीच में कर रहा था, अब 3 to 10% के बीच में जो प्राइसेस है वो राइज कर रही है पर मंथ। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पास हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। नो, हाइपर इन्फ्लेशन मीन सुपर फास्ट प्राइसेस, जब प्राइसेस इंक्रीज कर रही हो बट सुपर फास्ट, इसको हम गल्पिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। दैट इज पर मंथ कम से कम 50% आपके पास प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो। ठीक है, दैट इज अगर मंथ के स्टार्टिंग पे आपके पास एक जो हमारे पास कोई टॉफी थी उसकी प्राइस थी 1 रुपये, तो 50% इंक्रीज हो गई, दैट इज सीधा आपके पास 1.5 रुपये हो जाएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। नाउ हमारे पास देखिए जो हाइपर इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, इसका मतलब जो ए वो मैच कर रहा है 3 के साथ। उसके बाद मैनेजेबल कौन सा इन्फ्लेशन है, वो हमारे पास है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको हम मैनेज इजीली कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। नाउ जब ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, माइट बी गैल्पिंग इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन। अब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट मैक्सिमम वेटेज इन WPI। ओके, नाउ WPI में कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा वेटेज कंस्टिट्यूट करता है, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसकी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ वेटेज, प्राइमरी आर्टिकल्स की 20% होती है, फ्यूल एंड पाउडर की 14.91% एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की 64.97। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की सबसे ज्यादा वेटेज होती है कहाँ पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज डिजाइंड टू मेजर द डिग्री ऑफ विच। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसको डिजाइन किया जाता है क्या मेजर करने के लिए, ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया था। सो इसको अच्छे से देखिएगा आप। देखिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये मेजर करता है चेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब देखिए पहला इनकम आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पोअर एंड रिच, तो बिल्कुल ये नहीं करता है, ये इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। उसके बाद हम लास्ट वाले को देखेंगे, कंज्यूमर प्राइसेस हैव राइजन रिलेटिव टू द वेज लेवल। जो कंज्यूमर प्राइस ये इंक्रीज हो रही है बट किसके रिलेटिव, वेज लेवल, तो ये बिल्कुल भी नहीं, इसका वेजेस से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है सी ऑप्शन, कंजप्शन पैटर्न हैव चेंज्ड विद टाइम बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस। जो कंजप्शन पैटर्न है ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा इसमें। उसके बाद आता है बी ऑप्शन, द कास्ट ऑफ परचेजिंग अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि कास्ट पहले क्या होती थी और अब क्या हो रही है। ठीक है, तो ये प्राइस मेजर कर रहा है बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स की, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू नो वेदर द रिचर आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर इट इज नेसेसरी टू कंपेयर। ये भी IAS में पूछा गया था क्वेश्चन। अब हमने मेजर करना है कि जो रिचर हैं वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और पुअर ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट रीजन।
अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ये मेजर करता है कंज्यूमर गुड्स की चेंज, उसमें प्राइस कितनी चेंज होगी, तो वो दोनों के लिए, अमीर के लिए भी गरीब के लिए, तो इससे हमें कोई पता नहीं चलेगा कि कौन अमीर हो रहा है कौन गरीब हो रहा है। उसके बाद आते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे तरफ, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन among two set of peoples, one rich and other poor. Now availability of food grain, तो ये भी कहीं ना कहीं इन जनरल मेजर नहीं करता है कि कौन ज़्यादा अमीर है कौन गरीब है, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके पास ज़्यादा फूड ग्रेन हो वो ज़्यादा अमीर हो और जिसके पास कम फूड ग्रेन है वो गरीब हो। ठीक है, होता है बट इन जनरल इसको हम नहीं ले सकते, ये वाला भी कैंसिल। उसके बाद आता है ये दो ऑप्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन टू डिफरेंट सेट ऑफ इनकम रेसिपेंट्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जब एक पॉइंट पे लेंगे कि भाई इसके पास कितनी इनकम है, एक इसके पास कितनी इनकम है और इसके पास कितनी इनकम है, तो हमें डेफिनेटली पता चलेगा इनमें रिच कौन है और इनमें पुअर कौन है। बट कौन अमीर अमीर बनता जा रहा है और कौन गरीब गरीब बनता जा रहा है, उसके लिए हमें पीरियड ऑफ टाइम लेना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे 2012 से लेकर आज तक, तो हमें पता चलेगा उस टाइम पे कौन अमीर था वो ज़्यादा अमीर बन गया है और जो गरीब था वो ज़्यादा गरीब बन गया है। हो सकता है अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो जो आज अमीर था वो आगे में गरीब हो जाएगा, ठीक है, और जो गरीब था वो अमीर हो जाएगा। सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम नहीं ले सकते। ये दो जो है कन्फ्यूजन है, बहुत सारे इसको कर देते हैं, उनको लगता है ये दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी मैंने आपको बताया था कि जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो नेसेसरी माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्यों? बिकॉज इट एक्ट एज एन इंसेंटिव टू बूस्ट सप्लाई इन द इकोनॉमी। बिकॉज ये एक ऐसे ही तरह काम करता है जिससे सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाए, तो ओवरऑल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, तो हमारे डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है। राइजिंग पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड कंजप्शन, जब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही हो तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब ये वाला भी ठीक है। इंक्रीज इन इनकम, जब इनकम इंक्रीज हो रही हो तो डेफिनेटली आप डिमांड भी करोगे, इसका मतलब ये भी ठीक है आपका। फ्लैक्चुएशन इन आउटपुट एंड सप्लाई, जब आउटपुट में यानी कि जो प्रोड्यूस हो रहा है और सप्लाई जो हम कर रहे हैं उसमें फ्लैक्चुएशन आएगी तो उससे जो है डिमांड इंक्रीज नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। इंक्रीज इन द एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस, ना जो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस मतलब जो प्राइसेस गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उसके अंदर भी इंक्रीज हो गया, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो हियर हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये वाला ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आएगा? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन के क्या क्या इफेक्ट है? अब देखिए, विद द सेम, ये भी आईएएस में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद द सेम लेवल ऑफ वेजेस द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल गेट रिड्यूस्ड। सेम प्राइस है, वेजेस सेम है, बट जो परचेसिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन में ऐसा हो जाता है। ठीक हो गया ये। द हाई इन्फ्लेशन रेट रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग। अब देखिए, जो रियल वैल्यू ऑफ सेविंग थी वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक में 1000 रुपीज सेव किया आज, तो आज उसमें ज़्यादा चीज़ें आप खरीद सकते थे, लेकिन आज के बाद 50 साल के बाद उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो उसकी रियल वैल्यू है सेविंग की वो रिड्यूस हो जाती है, तो बिल्कुल ये भी है। उसके बाद इन्फ्लेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इन्फ्लेशन होता है उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी आईएएस के प्री में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इकोनॉमिस्ट फेस करते हैं जब उनको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आइटम्स को सिलेक्ट करना होता है। द इंडेक्स नंबर इज एक्सपेक्टेड टू मेजर द जनरल चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज। जैसा हम जानते हैं कि जो इंडेक्स है वो मेजर करता है चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज यानी कि कंज्यूमर गुड्स। विच ऑफ द क्वालिटी या क्वांटिटीज लिस्टेड बिलो शुड बी टेकन केयर ऑफ वाइल सिलेक्टिंग द कमोडिटीज। ठीक है,
अगर ये जो क्वेश्चन इन्होंने लिखा है ये सिर्फ डराने के लिए लिखा है, ये इन शॉर्ट भी कह सकते थे हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है इनमें से हम क्या केयर करेंगे जब हमें सेलेक्ट करनी होती है कमोडिटीज, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे सीपीआई मेजर करेंगे। नाउ पहले वाला हमारे पास ऑप्शन है द आइटम शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेस्ट, हैबिट, कस्टम एंड नेसेसिटीज, ठीक है। अब देखिए जो कंज्यूमर्स के गुड्स होते हैं तो डेफिनेटली वो आइटम्स रिप्रेजेंट करनी चाहिए टेस्ट, हैबिट, कस्टम, तभी तो वो कंज्यूमर गुड्स बनेगी। इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द आइटम शुड बी एडुकेट इन द नंबर्स एंड इंपॉर्टेंस। अब जो आइटम्स है वो एडुकेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल हम सेब की बात करें तो एक ही सेब अवेलेबल है, ठीक है, तो वैसा कुछ भी नहीं पता चलेगा जब हमारे पास एडुकेट नंबर्स ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो ये वाला भी ठीक है। द आइटम शुड बी मॉडरेटली प्राइस्ड। नाउ जो आइटम है उनको हम मॉडरेटली प्राइस करें तो ये मैटर नहीं करता है, बिकॉज हम प्राइस चेंज कर रहे हैं, कितनी प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो चाहे वो कॉस्टली हो या सस्ती हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड वाला करेक्ट है, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें बहुत सारे बच्चों को ये भी लिख देते हैं बट इसमें नहीं आएगा बिकॉज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे प्राइसेस बहुत हाई हो या लो हो, हम तो मेजर कर रहे हैं ना सिर्फ, ओके। सो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के हमारे पास क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक। पहले हमारे पास है डेफिसिट फाइनेंसिंग। नाउ डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि जब हम एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, ठीक है, और रेवेन्यू कम कलेक्ट होगा तो उससे कास्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, जो प्राइसेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है उन प्राइसेस को इंक्रीज करें, उससे भी कास्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओके। इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। अब देखिए जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, जो फैक्ट्री जो प्रोड्यूसर है जब वो लोन लेगा उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसका मतलब कास्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो ये वाला ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो इससे भी कास्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। उसके बाद आता है इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। नाउ जब ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो डेफिनेटली कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ऑयल हम मशीन के अंदर यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज करते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड एंड लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज 3 and 5, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस आईएएस के में पूछा गया था। द होलसेल प्राइसेस इंडेक्स गिव मोर वेटेज टू द प्राइमरी प्रोडक्ट्स। अब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो ज्यादा वेटेज किसको देता है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो ज्यादा वेटेज देता है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को, दैट इज 62+ वो वेटेज देता है उसको, जो अभी हमने पढ़ा था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिव मोर वेटेज टू मैन्युफैक्चर, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो किसको देता है, वो कंज्यूमरेबल गुड्स को, ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को देता है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को देता है, ना कि मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स को। तो पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, इसका मतलब डी ऑप्शन दैट इज नाइदर 1 nor 2, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एम्प्लाइज स्टैगफ्लेशन। नाउ हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा केस ये करता है स्टैगफ्लेशन। नाउ स्टैगफ्लेशन क्या होती है, ऐसी सिचुएशन जहां पे इन्फ्लेशन हो रहा है विद अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो हमारे पास हो गया बी ऑप्शन, दैट इज इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट प्लस में क्या हो रहा है, रिसेशन हो रहा है। नाउ रिसेशन एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे इकोनॉमी बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रही है, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ इन्फ्लेशन कैन बी कंटेंट। इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे सरप्लस बजट, दैट इज एक्सपेंडिचर हम कम करेंगे और रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली दिस विल कंटेन द इन्फ्लेशन, सो हियर ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिंग टैक्सेस, जब हम टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली कंटेन करेगा। रिड्यूसिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर भी हम कम करेंगे तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन कंटेन हो जाएगा, कंट्रोल में आएगा, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आईएएस के प्री में पूछा गया था। एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेल्स व्हेन डेफिसिट फाइनेंसिंग क्रिएट्स एडिशनल पेपर करेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को देखना। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो फेल हो जाती है, हमारा मेन एम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट वो अचीव नहीं हुआ, किसकी वजह से, डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी कि हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग इसलिए की थी, हमने एक्सपेंडिचर इसलिए किया था ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस वजह से क्या हुआ, सिर्फ एडिशनल पेपर करेंसीज आ गई
और जो गैप हम फिल करना चाहते थे वो नहीं हुआ, ठीक है। तो उस वजह से फिर क्या काजेज हो सकते हैं, तो उस वजह से हो सकते हैं इन्फ्लेशन। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है डिवैल्यूएशन भी लिखते हैं कि जो प्राइस, जो मनी की प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो सेकंड इफेक्ट है, ठीक है। बट पहला जो हमारे पास इफेक्ट है वो इन्फ्लेशन का है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।